बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तेजाज की तबाही के बाद जो है वो सवाल उठ रहे हैं भारत की डिफेंस सिस्टम पे, भारत की के प्रोफेशनलिज्म पे और भारत की जो ट्रेनिंग है उस पर सवाल उठ रहे हैं। और जो भारत के अंदर दिफाई माहदों में करप्शन है वो अब सवालिया निशान बन चुकी है कि एक तरफ भारतीय एयर चीफ जो है वो इसकी निशानदेही करते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि हमारे जो एग्रीमेंट हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, पैसे कहीं और से आते हैं। तो ये सारी नाकामियां जो हैं मजमूई तौर पर उसकी जो उसका रिजल्ट है वो तेजाज की तबाही ने दिखा दिया कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, भारत का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, भारत की जो ट्रेनिंग है वो किस कदर स्ट्रांग है। 8 ममालिक ने तेजाज खरीदने का जो है वो ऑर्डर किए हुए थे, लेकिन अब ये 8 ममालिक के मतलब बताया जा रहा है कि वो सोच रहे हैं कि तेजाज के जो खरीदने के ऑर्डर्स थे वो कैंसिल कर दिए जाएं। जो कंपनी तैयार कर रही थी उसके शेयर भी गिर गए हैं और अब खबरें ये आ रही हैं कि जनरल रिटायर्ड बख्शी जो कि इंडियन जनरल रहे हैं वो ये मलबा डाल रहे हैं अमेरिका पर कि अमेरिका ने जो है वो हमें इंजन देने में डिले किया। 404 इंजन जो है वो उसकी निशानदेही की जा रही है और सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का डालने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका पर। और तुर्किया की भी बात की जा रही है कि तुर्किया भी इसमें शामिल है। फिर हम बात करने जा रहे हैं नाजरीन के जो भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ है वो क्या रंग लाएगा। क्या अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। क्या जो कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो नए ट्रेड रूट जो है वो अपनाएगा और इंडिया के साथ बात की जा रही है कि इंडिया के साथ तिजारत की जाए, और क्या इस तिजारत से अफगानिस्तान को फ़ायदा होगा, खित्ते को क्या फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान तो चाहता है कि ये मामला ख़त्म हो। हमारे वज़ीर दिफा कह चुके हैं, हमारे बाकी एनालिस्ट कह चुके हैं, हमारी गवर्नमेंट ये कह चुकी है कि हमें नहीं चाहिए ट्रांजिट ट्रेड, हमें ऐसी ट्रेड नहीं चाहिए जिससे दहशतगर्दी हो। क्योंकि इंडिया अब जो है जब मार्के हक में शिकस्त हुई तो अब इंडिया जो है प्रॉक्सी वार पे आ गया है और इंडियन प्रॉक्सीज अफगानिस्तान प्रॉक्सीज के साथ मिलके मुल्क में दहशतगर्दी की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हर रोज़ जहन्नम वसूल किया जा रहा है। सैकड़ों दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जहन्नम वसूल कर दिए हैं और ये ऑपरेशन भी अभी जारी है। फिर हम बात करेंगे नाजरीन के जो सूरत बनने जा रही है सफारती लिहाज से दुनिया में। मार्के हक के बाद पाकिस्तान का ग्राफ जो है वो दुनिया में काफ़ी ऊपर गया है और अब दुनिया के कई ऐसे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं ट्रेनिंग की फील्ड में, दिफाई सामान की ख़रीदारी के लिए और बाकी जो मामलात हैं जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस हैं उसकी बढ़ोतरी के लिए बात की जा रही है। इस सारी सूरत पर हम बात करेंगे। मैं जान किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा जॉर्ज सलीम साहब ने, उनसे बात करेंगे। जॉर्ज साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। एयर कमांडोर खालिद चिश्ती साहब ने हमें जान किया है, आप दिफाई तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे कि तेजाज का गिरना भारत के कितनी नाकामी है और इन फ्यूचर तेजाज कहाँ पे खड़ा होगा, इससे बात करेंगे। जॉर्ज साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जॉर्ज साहब बताइएगा सर कि जो तेजाज की तबाही है उसे कैसे देख रहे हैं सियासी तौर पर। जो सूरत सामने आ रही है, तेजाज तबाह हो गया, जो बाकी मुल्क हैं वो ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं और सफारती लिहाज से स्पेशली बताइएगा कि अब भारत कहाँ खड़ा है। एक तरफ तो भारत जो है वो अपने आप को बड़ी इकॉनमी कहलाता है, सफारती लिहाज से बड़ी ताकत गिनवाता है और दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि अब उससे कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। जी, अगर आप उसके तैयारी की बात कर रहे हैं जो उनका दुबई एग्जीबिशन एयर शो में गिरा है ना, तो जाहिर है कि वो उनकी साख्तों से मुतासर हुई है काफ़ी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट खैर शुरू से ही मुश्किलात का शिकार था। इसमें जो है ना इसकी क्वालिटी पे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो इनकी प्रोडक्ट थी फाइनल, और इनके खैर मनसूबा के एम्बिशंस तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो तातुल का शिकार भी रहा है और फिर उसमें उस किस्म की चीज़ भी वो प्रोड्यूस नहीं कर सके जो करना चाहते थे, और बाद में जो की भी तो फिर वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा आप देख लें वो एक्सपोज हो गया है क्वालिटी भी। और जाहिर है अब कौन लेगा उस तैयारे को, जो है वो तो उसको जाहिर एग्जीबिशन में इसलिए लेके आए थे ना कि उसको जो है जब आप शोकेस करते हैं ताकि दूसरे मुल्क उसको परचेज करें। उनकी अपनी एयरफोर्स का भी उसने एक मेन स्टे होना था एज ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो वो खैर उनके मंसूबे तो अब जाहिर है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो गए होंगे।
पर आपने जो सफारती साख का जिक्र किया, बिल्कुल देखें हिंदुस्तान को पे दर पे सेटबैक्स मिले हैं काफी ज्यादा पिछले 1-2 साल में। खसूसन पिछले 1 साल में मैं कहूँगा ये जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें जिस तरह का पाकिस्तान से उनको रिस्पॉन्स आया और जिस तरह की पूर शोइंग थी उनकी, उससे बहुत ज्यादा जो है ना एक जो हिंदुस्तान के बारे में एक इम्प्रेशन था वो मगरिब का कि वो एक काउंटरवेट बनेंगे चाइना के आगे उनके वेस्ट के लिए। और ये सारे जो मंसूबे थे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो यूएस की थी और जो वेस्ट भी शामिल था, यूरोप उसमें सारा, बाकी भी वेस्ट के ममालिक जो हैं, तो वो जाहिर है कि एक तो वहां पे वो एक्सपोज हुए। दूसरा जो वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे हमेशा जी कि पाकिस्तान टेररिज्म को, दहशतगर्दी को एक फॉरेन पॉलिसी का टूल के तौर पे यूज कर रहा है, तो वो फिर वो भी उनके बेनकाब हो गया कि वो सब तो झूठ था। इस बार जो उनसे उन्होंने पाकिस्तान पर जब इल्जाम लगाया और कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सके और बाद में वो गलत साबित हुआ, तो उससे वो जो है ना बहुत सालों से जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी, डिसइंफो लैब्स उन्होंने बनाई हुई थी, इंडिया का जो भी मीडिया था वो भी करता था, फिर उनके जाहिर है उनकी देखें उनका जो सफारती बजट है वो भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है, तो उसमें भी उनकी एम्बेसीज भी इन्वॉल्व होती थी इसमें। बाहर उनके जो बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं, देखें इंडिया के जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं वो अमेरिका में तो सियासत की जो है ना आला तरीन सतह पे पहुंचे हुए थे, और फिर बहुत सारे स्टाफर्स थे जो कांग्रेशनल स्टाफर्स जो है ना, जो सेनेटर्स के स्टाफर्स, जो कांग्रेसमैन के स्टाफर्स, बहुत ज्यादा वो इंडियन ओरिजिन थे, तो उस सारी लॉबी का बहुत फायदा उठा रहे थे। फिर एक और चीज वो कह रहे थे कि वो इजरायली लॉबी से मिलके, एक ज़ाहिर इंडिया इजराइल एक्सेस भी है, आपको पता ही है, तो उसको भी इस्तेमाल कर रहे थे, उस कार्ड को भी, उससे भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान को के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करने की कोशिशें। लेकिन अब देखें वो चीजों ने ऐसा पलटा खाया कि वो जब एकदम एक्सपोज होना शुरू हुए पे दर पे, फिर जाहिर है उनकी वो दहशतगर्दी वाला जो सारा बयानिया था वो एक जो उनसे खोखला साबित हुआ। बिल्कुल ठीक है सर। खालिद चिश्ती साहब ने ज्वाइन कर लिया। खालिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। तेजाज की तबाही आपने देखी, और सर तेजाज की तो बड़ी शोहरत थी कि उसकी खरीदारी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो एग्रीमेंट किए जा रहे थे, 8 ममालिक के साथ उनका एग्रीमेंट हो भी गया था। लेकिन अब क्या समझते हैं कि जो इस तबाही ने निशान छोड़े हैं, जो इस तबाही से नाकामियां सामने आई हैं इंडिया की, उसको कैसे देख रहे हैं? और स्पेशली तेजाज को जरा बताइएगा कि इस पे तो इंडिया को बड़ा फख्र था। जी जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। लेकिन मैं दूसरी तरफ से पहले एज ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, क्योंकि ये वॉर किल, ये कॉम्बैट सक्सेस नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन लॉस है, मैं उनको ऑब्वियसली उनकी फैमिली को जो ग्रीव्ड हैं उनको कॉन्डोलेंस ऑफर करना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे इसमें कोई वैसे खुशी नहीं है, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर पावर ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये तेजाज, बहुत सारे इंटरनेशनल तजिया नगार भी यही कह रहे हैं कि इनएविटेबल था, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 40 साल से जहाज बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बहुत तब्दीलियां आई हैं, जिसके अंदर चेंजेस आई हैं, मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की, नाकाम रही। ये पहले जहाज जब उन्होंने 1985 में कंसीव किया तो उन्होंने सोचा था कि हम अपना इंजन बनाकर लगाएंगे, यानी मेड इन इंडिया इंजन होगा, वो नहीं लगा। फिर ये जो 404 जनरल इलेक्ट्रिक का अमेरिका का और 414 उन्होंने अप्रोच किया, आज इसको अभी मैंने सुना है कि इंडियन कुछ ऑफिशियल या कम अज कम अनऑफिशियली तौर पर जो उनके तजिया नगार हैं वो ब्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका ने हमें इंजन गलत दिए हैं। तो मैं फिर यही हैरान हुआ था कि इंजन कोई खुद तो अमेरिकन लगाकर नहीं चले गए, आपने लिया था, फिर उसी जहाज से उड़ाकर आप दुबई लाए हैं। तो मेरा ख्याल है ये सीरीज ऑफ डिस्कनेक्ट है बीच में। और नो लेस देन इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि अंग्रेजी में उन्होंने कहा था कि मेरा कोई एतबार नहीं है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर जो जहाज बना रही है, और ये अच्छी बात नहीं है, ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। तो जब इतना डिस्कम्फर्ट हो मैन्युफैक्चरर का वर्सेस द यूजर का, तो वो कह रहे थे कि हमें एक फाइटर जहाज नहीं चाहिए, ना कि एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट चाहिए, यानी जिसके अंदर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का इतना इन्फ्लुएंस था। तो ये मैं इसको ऑब्जेक्टिवली अगर देखें तो ये बहुत सारे फॉलीज थे, जैसे मैंने कहा शॉर्टकमिंग्स थे, एरर्स आ रहे थे। जो क्लाइंट था, जो असल स्टेक होल्डर था, वो खुश नहीं थे, उनकी बहुत सारी शिकायत थी टाइमलाइन पे, क्वालिटी पे, मेंटेनेंस पे, इंटीग्रेशन के ऊपर, और यूजर फ्रेंडली जो चीजें वो चाहते थे वो उस तरह नहीं लगाई गई। तो ये अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो दूसरा क्रैश है 2 साल में, 2024 मार्च में भी हुआ था, लेकिन उसमें पायलट अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था।
और ये जो इस तरह के एरोबैटिक्स बलोच साहब होते हैं, ये बड़े डिमांडिंग होता है। जहाज को लिमिटेशंस तक उड़ाया जाता है क्योंकि आपने इंप्रेस करना होता है। हजारों क्राउड जो जमीन पर बैठा होता है या देख रहा होता है, या लाखों लोग जो टेलीविजन पर आपको देख रहे होते हैं, तो आपका स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, आपसे तवक्कुआत बड़ी की जाती हैं, और एक एलिमेंट ऑफ ईगो भी हर फाइटर पायलट में होता है कि जी मैंने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है। और उसी तगोदो में जाहिर है अगर टेक्निकल हो भी जाए तो वो जाहिर है इजेक्ट करने को प्रेफर नहीं करता आमतौर पर। ये इमोशनल एक अटैचमेंट होती है मिशन के साथ। तो ये सीरीज है, ओवरऑल तो ये अफसोसनाक बात है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात। खालिद साहब, बिल्कुल मैं एक नुक्ता बयान करना चाह रहा हूं सर कि अब तेजाज की जारी बात है, एक प्रोफेशनल पायलट जो है उसे उड़ाता है, वेल ट्रेन्ड पायलट जो है उसको लेके उड़ता है, और ऐसी मशीन जो है ऐसे एयर शोज में इस्तेमाल होती है जो बड़ी परफेक्ट हो। लेकिन अब इसका मलबा जो है वो डाला जा रहा है अमेरिका पर, और कहा जा रहा है कि इंजन की खरीदारी में जो है वो सुस्त रवि का शिकार हुई, और बाकी मामला जो है वो उस पर डाले जा रहे हैं अमेरिका पे। तो इससे क्या इंडिया की नाकामी छुप जाएगी? जी, मैंने वही ना कहा ना कि ये अब ब्लेम गेम वाला एलिमेंट तो पहले भी हुआ है। आपने नोट किया होगा कि अभी जब 7 जहाज हमने मारे थे तो हिंदुस्तान ने कहा हमें पाकिस्तान ने नहीं हराया, या पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमें शूटिंग नहीं की, ये तो चाइना ने हराया है। जाहिर है क्योंकि लोगों को उन्हें खुश भी रखना होता है, ब्लेम गेम शिफ्ट करना होता है, पॉलिटिकली अलाइव रहना होता है, लोगों को एक ऐसी फीड इन करनी होती है रीजन जिस पर कम से कम अगर परमानेंट नहीं तो वक्ती तौर पर वो इत्मीनान कर लें, आपकी बात मान लें, या वो ऐसी हाइप क्रिएट की जाती है जो उसी तरफ यहाँ भी मुझे नजर आ रही है। मेरा ख्याल है एक लॉस हुआ है उनका, और टेक्निकल हुआ है, उनकी बहुत सारी चीजें जो 40 साल से लोग देख रहे थे। और मैं बड़ा क्लोजली तेजाज को इसलिए फॉलो कर रहा था कि ये JF-17 थंडर से 10 साल पहले उन्होंने कंसीव किया था बनाना, 1985 में, हमने 1985 में कंसीव किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाक फिजाइया में 200 के करीब JF-17 थंडर उड़ रहे हैं, और उनके सिर्फ 40 हैं जिन्होंने मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा भी नहीं लिया था। उनको श्रीलंका के बॉर्डर के पास उनका एक बेस है, एयर बेस है, सुलूर बेस, वहां डिप्लॉय कर दिया था। यानी जंग से तकरीबन चंद दिन पहले हजारों किलोमीटर दूर, इस कॉम्बैट से दूर कर दिया था कि उनको खुद ही शक था इस जहाज की कारकर्दगी पर। तो आई थिंक इस तरह के जो एयर शोज होते हैं जावेद साहब, जब आप इस तरह का जहाज भेजते हैं तो ये सुपर फिट जहाज होता है और सुपर फिट पायलट्स होते हैं। ये नहीं होता कि आप एक रूटीन का जहाज भेज दें और एक मीडियोकर पायलट भेज दें, बड़े हैंड पिक्ड होते हैं। और मुझे बताया गया है कि ये जो सियाल साहब थे विंग कमांडर, ये बहुत कॉम्पिटेंट और काबिल पायलट थे डेफिनेटली। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि ग्रेसफुल एग्जिट इंडिया को लेना चाहिए और मान लेना चाहिए अगर गलती हुई है कहीं। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक लेनी है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जोश सलीम साहब, मैं आपकी तवज्जो जो है दिलाना चाह रहा था कि जो मार्का हक है उसके बाद जो अहमियत उभरी पाकिस्तान की, जिस तरह दुनिया ने तस्लीम किया कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पूरी कौम ने, पाकिस्तान नेवी ने जो है मिल के दुश्मन को शिकस्त दी, उसके बाद तो ये पे दर पे नाकामियाँ जो है उसका मुकद्दर बन चुकी हैं। और क्या अब जो है, अब भारत जैसे कभी सुनते हैं कि ये संदूर 1 एक ट्रेलर था, अब संदूर 2 होने जा रहा है, आप समझते हैं कि भारत इस काबिल है कि कोई जंग खतरा जो है वो लाक है इस खित्ते को अभी भी? देखिए, बिल्कुल जो पाकिस्तान ने बीफिटिंग रिस्पांस दिया था उसमें, जब हमने एग्रेशन फेस की हिंदुस्तान की तरफ से, और फिर दुनिया ने देखा जिस तरह का हमारी तरफ से जवाब आया, और उससे फिर हिंदुस्तान सारा एक्सपोज भी हुआ। बिल्कुल उसके बाद कई नाकामियां भी, जिस तरह अभी खालिद साहब ने बड़ा मुफस्सल बयान किया, जी। तो ये तेजाज का जो है फियास्को, और बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है उस पायलट की डेथ हुई। जाहिर है उस पर हमारे कॉन्डोलेंसेस, मैं कल भी अपने एक प्रोग्राम में ये कहा, वो तो बिल्कुल है, लेकिन साथ ही साथ ये हिंदुस्तान के लिए एक और सेटबैक है। अब ये जो इंजन की बात वो कर रहे हैं वो एक और इरिटेंट बन जाएगा उनके और अमेरिका के बीच में, क्योंकि वो अमेरिका पे उसकी जिम्मेदारी अगर डालेंगे तो देखें ऑलरेडी भी उनके कई चीजों पे इस वक्त जो है ना, इस बात पे बहुत ज्यादा बार बार वो प्रॉब्लम हो रहा है कि जी वो जंग जो है क्या अमेरिका ने खत्म कराई है, क्योंकि हिंदुस्तान अभी तक मान ही नहीं रहा। तो ट्रेड इश्यूज के ऊपर भी मसला चल रहे हैं, उनके वीजा हैं वो भी चल रहे, बहुत से मसाइल हैं इस वक्त उनके आपस में। तो बिल्कुल वो सब कुछ है, लेकिन देखें साथ ही साथ अब अच्छा पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक प्रोफाइल जाहिर है उसके बाद पहले से भी ज्यादा बड़ा। हिंदुस्तान बहुत सालों से ये कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करे, वो तो खैर हुआ नहीं, बल्कि इस पिछले 1 साल में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोमिनेंस पहले से भी बहुत ज्यादा हो गई है। अब तो देखें मशरिक़ वस्ता की अगर बात करें, गजा में जहाँ पे 2 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान को उस कॉन्फ्लिक्ट में भी पाकिस्तान की आवाज को ज्यादा अहमियत दी जा रही है।
और भी जिस तरह के आप देख रहे हैं इस वक्त डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हो रहे हैं, हाई लेवल विजिट्स के एक्सचेंजेस हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हैं पहले से भी, और पहले भी कोई कम नहीं हो रहे थे। तो बिल्कुल वो सब कुछ है, लेकिन जो एक चीज जिसकी असल जरूरत है पाकिस्तान को इस वक्त, वो ये है कि सारा जो है ना, इस वक्त हमें डिप्लोमेटिक प्रोमिनेंस भी मिली है, दुनिया की एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस पहले से ज्यादा मिली है, इसको ट्रांसलेट करना है हमने इकोनॉमिक गेन्स में, क्योंकि वो इकोनॉमिक गेन्स जो हैं वो हम कंसोलिडेट हमें इंटरनली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें बाकी सारी चीजें जो सी उसी पे बेस करती हैं। तो इसीलिए अब हम उसकी तरफ भी देख रहे हैं, बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं अभी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, जिस तरह जो है ना इन्वेस्टमेंट डील्स की इस वक्त काफी तगदो हो रही है। साथ ही साथ चीन के तो खैर हमारी एक लाजवाल दोस्ती है, और जो उनके साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो तो पाकिस्तान की जाहिर है दुनिया की किसी भी मुल्क से ज्यादा है। ये सर चीन बड़ा चुपता है सर इंडिया को, कि वो भी खालिद साहब कह रहे थे कि जो है वो अपनी नाकामी जो है छुपाने के लिए अब चीन की जो है वो कह रहे हैं कि चीन बिल्कुल वो भी के बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी कांग्रेस अब तुर्की भी शामिल हो गए, अब तो उसमें भी ये चीज आ गई कि पाकिस्तान जो है ना उसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया इस कॉन्फ्लिक्ट में, वो तो इंडिपेंडेंट है ना जरा जी। तो इसके बाद बाकी भी अगर आप देख लें जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स में या मीडिया में जिस तरह की भी जो एक बिल्कुल थर्ड पार्टी जो इवेल्युएशंस हुई हैं इसकी, तो उसमें भी इंडिया को कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इंडिया ने बहुत जो सारे क्लेम्स कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो एक बड़ा प्रोपेगेंडा इस बारे में, तो उसको कहीं से भी उसको नहीं मिली। तो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल एक चीज सोचने का मुकाम है इस वक्त कि क्या उन्होंने इसी तरह यही पॉलिसीज जारी रखनी है, यही कोशिश करनी है कि जनूबी एशिया में भी डोमिनेशन कायम करें और बाहर भी पाकिस्तान को सिर्फ बदनाम करते रहें, या उन्होंने एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना है और एक ऐसी प्रेजेंस बिल्ड करनी है जनूबी एशिया के अंदर कि जिसमें जो है ना जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, जहाँ पे जो आपस के जो डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो अहमियत जाहिर है वो जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट जो है उसको है, वो बातचीत के जरिए और एक पुरअमन तरीके से हल किए जाएं और सारे मुल्क आगे बढ़ें तरक्की के सफर की तरफ। तो ये उनके ऊपर इस वक्त इनकम्बेंट है कि वो इस तरह सोचें, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, आखिर इसमें तो कोई शक नहीं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है इस वक्त, जनूबी एशिया का भी 60% है जो है आबादी का भी और एरिया का भी। तो दुनिया में अभी वो कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में वो तीसरी बड़ी इक़्तिसादी ताकत भी बन जाएंगे, फिर उनकी ख्वाहिश तो उनकी सुपर पावर बनने की भी है शायद, लेकिन पावर तो खैर दूर की बात है, अगर एक ग्रेट पावर भी बनना हो तो उसके लिए भी आपको ग्रेट पावर के तौर पे बिहेव करना पड़ता है, एक बड़ा दिल रखना पड़ता है, ऐसे ही है। और एक कुछ नाम होती हैं एग्जैक्टली, और दूसरे मुल्कों के साथ आपको म्यूचुअल जो है ना रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के ऊपर बेस करके रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, धोन से काम नहीं चलता। लेकिन वही ना सर जौहर साहब, वही आप वाली बात के ये दावे और कई सालों से जो है वो धमकियां और दावे 1.5 अरब की इकानमी और ये सारा कुछ। खालिद साहब एक और बड़ा पॉइंट जो है सामने आ रहा है, और ये चीज़ें काफ़ी अरसा से जो है इसकी निशानदेही की जा रही थी कि जो इनका डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस मुआहदे हैं, ये खरीदारी है, उसमें करप्शन की बड़ी खबरें थी सर, और तेजाज ने उस करप्शन के जो नाकामियां थी, जो करप्शन थी, उसे बेनकाब कर दिया सर। ये बहुत क्योंकि आप देखिए डायरेक्ट इंडियन एयरफोर्स इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेटिक चेन्स हैं, और बहुत सारे ये जो पॉलिसी मेकर या डिसीजन मेकर्स हैं वो मिलिट्री से नहीं है, जिसका मतलब है कि स्टेक होल्डर दूसरे हैं, और डिजाइन करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज इंपोर्ट करने वाले, उन पर फैसले करने वाले, अर्जेंसी करने वाले, फंड रिलीज करने वाले वो कोई और लोग हैं। जबकि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का केस बिल्कुल डिफरेंट है। पाक फिजाइया खुद एक दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जिसने JF-17 थंडर बनाया, और डायरेक्ट सुपरविजन में चाइना से पहले टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंजीनियर, टेक्नीशियंस, पायलट सारे इतने ट्रेंड हैं कि हम अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे। तो दुनिया का एक ट्रस्ट लेवल आपके खरीदने का ये एक बायस बनता है, क्योंकि जब दुनिया को पता लगता है कि आप ट्रांसपेरेंट हैं, आपकी डील्स, आप क्रेडिबल हैं, आप रिलायबल हैं, इसलिए कि जब आपको ऑर्डर करेंगे तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक चेंज या डिप्लोमेटिक या कोई और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या डिप्लोमेटिक टाइज इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो आपको ज्यादा लोग क्रेडिबल समझते हैं। और पाकिस्तान का यही सबसे एडवांटेज अल्हम्दुलिल्लाह रहा है कि इट इज लाइक वन विंडो ऑपरेशन, कि आप आएंगे तो आप हमारे से जब बात करेंगे तो हमने ये नहीं करना कि हम 2-4 साल डेलिब्रेट करेंगे, फिर पार्लियामेंट से पूछेंगे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से पूछेंगे, बैक पे कोई किक बैक मांगेगा, कोई और फेवर मांगेगा। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डील इसीलिए JF-17 थंडर की जब भी हुई है स्मूथ हुई है, और बहुत सारे मुल्क
ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। तो ये इंडिया को ये बहुत सामना आज नहीं रहा, वो 30-40 सालों से इस जहाज की डेवलपमेंट की सबसे बड़ी रुकावट ही यही है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। बेशक हर दफा फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है कि किसको आपने फेवर करना है, किसको नहीं फेवर करना है, फिर वो अर्जेंसी नहीं रहती, वो प्रायोरिटाइजेशन नहीं रहती, और वो सपोर्ट लॉजिस्टिक या चाहे वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहते। तो ये सारी कॉम्बिनेशन हो के एक फाइटर जहाज बनता है। और फाइटर जहाज आपके एक और आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बलूच साहब, मैं आपको चलूं कि फाइटर जहाज जो होता है वो बड़ा टेक्निकल इंटेंस मशीन होती है। ये हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर, समझे। जिस तरह कंप्यूटर आपका या मोबाइल आपका ऑब्सलीट हो जाता है थोड़े सालों में, अगर आप कंपोनेंट को अपग्रेडेड नहीं रखेंगे या स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट नहीं लगाएंगे तो वो ऑब्सलीट हो जाएगा और वो रेलेवेंट नहीं रहेगा, और दुनिया किसी और बाकी जहाज कहीं आगे आपसे निकल जाएंगे। इस वजह से कुछ अर्सा अगर डिलेज आए डिसीजन मेकिंग में, फंड एलोकेशन में, टेक्निकल एक्सपर्टीज में, तो वो एक प्रोजेक्ट आइसोलेशन में चला जाता है। वो तो भारतीय एयर चीफ का सर आपने सुना होगा वावेला के वो खुद मान रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये डिले हो रहा है और ये हमारे जो है एग्रीमेंट। जी जी जी, उन्होंने ये बिल्कुल अंग्रेजी में कहा था कि ये जो आई डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड दैट इज समथिंग सीरियस। ये इससे ज्यादा सीरियस एक एयर चीफ कह रहा है, तो आप इमेजिन करें। एक और चीज इंपॉर्टेंट बड़ी जरूरी है, आखिरी बात, कि जब ये मायूसी सर्विस के चीफ में होती है, जब आपका कमांडर मायूस होता है, तो ये मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट या डिस्कनेक्ट या लैक ऑफ कमिटमेंट जो है वो डाउन टू द लोएस्ट सोल्जर, सेलर, एयरमैन तक ट्रेवल करती है, क्योंकि ये माइंडसेट है आपका। तो ये वही प्राइस है जो हिंदुस्तान ने अब दी है अल्टीमेटली। एक एक्सीडेंट में अफसोसनाक बात है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर वो सीख लें, क्योंकि कौमों की जिंदगियों में अलमी आते रहते हैं, एक्सीडेंट्स हादसात होते रहते हैं, लेकिन अगर आपने सीख के आगे निकले तो फिर बेहतरी आएगी। नहीं सीखे तो खुदा न खासा आप इंतजार नहीं सीखेगा सर, तो यही इसी तरह के सूरत जो है उसका सामना करता रहेगा। जोड़ साहब, एक और बड़ा पॉइंट सर, आप मार के हक के बाद आपके लम्हे है कि जैसे उसको शिकस्त हुई और अब प्रॉक्सी वार पे जो है वो इंडिया आ गया है और अफगानिस्तान के साथ मिलके जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज और इंडियन प्रॉक्सीज, अफगान प्रॉक्सीज और दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके साथ साथ जो नई राहें जो है वो तलाश की जा रही हैं कि जो है वो उसमें इंडिया के साथ ट्रेड हो या बाकी मुल्कों के साथ अफगानिस्तान की ट्रेड हो। तो सर इसको कैसे देखते हैं? क्या इंडिया और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है उस पर वो किस हद तक चल सकता है सर? जी बिल्कुल, ये भी एक उनकी डेंजरस पॉलिसी है। अनफॉर्चुनेटली उसी का हिस्सा है वो जो एक हेजमनी अपनी यहाँ पे रखना चाहते हैं, और वो अजीत डोवाल की जो सो कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी है, जिसमें वो अजीत डोवाल ने कहा था कि जी हम यूज करेंगे प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को टू मेक पाकिस्तान ब्लीड। हाँ, तो वो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? वो यही दहशतगर्द तंजीमें होती हैं जिसने जो है ना जिस वक्त पाकिस्तान पे अटैक्स कर रही हैं। तो और वो अफगानिस्तान के जाहिर है वहां पे देखें उनके बहुत सारी तंजीमें जो है इस वक्त बेस्ड हैं। तो ये जो एक कलूजन वो हिंदुस्तान इस वक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बदकिस्मती से अफगानिस्तान भी इस वक्त जो है ना वो उनकी तरगीब में थोड़ा सा जाहिर है जो नजर आ रहा है इस वक्त वो आ रहे हैं। तो अभी पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया, मुत्तकी साहब ने, उसके बाद अभी ट्रेड मिनिस्टर जो है अजीजी साहब विजिट कर रहे हैं इस वक्त इंडिया का। तो अब पहले तो उनकी जाहिर उसमें भी बहुत सारे मुआहदात हुए। अभी उनकी कोशिश ये है कि ट्रेड, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर इस वक्त बंद है, ट्रेड नहीं हो रही, तो उनकी कोशिश ये है कि डाइवर्सिफाई करें और वो ट्रेड जो है, और इंडिया की खुसूसन कोशिश है कि वो अफगानिस्तान को जो है ना पाकिस्तान से ट्रेड डाइवर्ट करके तो हिंदुस्तान की तरफ ले जाएं। तो उसके दो रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट तो है नहीं आपस में। तो या तो फिर ये है कि वो ट्रेड जो है सारी या तो उनका पहले मंसूबा था चाबहार का जो ईरान का एयरपोर्ट है जिसमें हिंदुस्तान भी उनके साथ मिलकर डेवलप कर रहा था, उसके थ्रू हो, या फिर जो है एयर ट्रेड की तरफ लेके आ रहे हैं वो एक आप हो, बल्कि इस पे वो ज्यादा जोर दे रहे हैं इस वक्त। तो इसमें कुछ ट्रेड तो बिल्कुल डाइवर्ट होगी, जिस आपको के अभी जब वो गए तो एक बिजनेस डेलीगेशन भी काफी बड़ा साथ लेके गए अजीजी जो है। तो और जो है वो अपनी तरफ से वो पाकिस्तान की जो लेवरेज है, क्योंकि जो हमारी मुख्तलिफ लेवरेजेस हैं उन पे जोर देने की अफगानिस्तान पे कि वो ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी सपोर्ट जो है वो खत्म करें, उसमें एक ये ट्रेड का कार्ड बहुत अहम है। तो उनकी जाहिर है कोशिश ये है कि उस कार्ड को जो है ना इफेक्टिव कर दें। अब तो ये कोई एक सेहतमंदाना पॉलिसी नहीं है जो है अफगानिस्तान के लिए। जो सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिकल रूट है ट्रेड का वो पाकिस्तान के थ्रू ही है। बाकी देखें अगर एयर ट्रेड करेंगे बिल्कुल ठीक है सर, अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, जहाँ मर्जी जाए, हम तो कंफर्टेबल हैं सर। जौहर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन मुझे यहाँ पे एक लेनी है ब्रेक।
मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जो भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ है वो क्या सूरत लेके आएगा और क्या फ्यूचर होगा अफगान ट्रेड का, क्या फ्यूचर होगा अफगान और इंडिया की जो तल्लुकात हैं उसका, और पाकिस्तान का इस पर क्या असर पड़ सकता है, जो केपी की सूरत हाल है वो कहाँ पे होगी। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लिहाज अली साहब ने। आप ब्यूरो चीफ हैं हमारे पेशावर से और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लिहाज भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब बताइएगा सर, एक तो जो पाक अफगान ट्रेड है उस पर काफ़ी लंबी लाइनें हैं, अक्टूबर से ये ट्रेड बंद है और अफगानिस्तान अब ये धमकी दे रहा है या आप कह लें कि उसकी खामख्याली है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जगह जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड करेगा, ईरान के साथ ट्रेड करेगा या बाकी ममालिक के साथ ट्रेड करेगा। किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को सर? जावेद भाई साहब बहुत शुक्रिया। अभी आपने जिक्र किया बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की दो किस्म की ट्रेड होती है, एक है ट्रांजिट ट्रेड और दूसरा है बायलैटरल ट्रेड। तो ट्रांजिट ट्रेड है उसमें पाकिस्तान ने फ्री राहदारी दी हुई है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ उनकी जो बरामदात होती है वो आती है। और आपको पता है कि 2023 में पाकिस्तान ने 225 ऐसे आइटम्स पर जो ट्रांजिट ट्रेड के जरिए जाती थी अफगानिस्तान, उस पर पाबंदी लगा दी थी जिसकी अफगानिस्तान को जरूरत ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल बलोच साहब, आपको हैरानगी होगी कि 2021-22 में अफगानिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड के जरिए उसका जो वॉल्यूम था वो तकरीबन $4.1 बिलियन था, लेकिन जो उसके अगले साल यानी 22-23 का वॉल्यूम था वो तकरीबन $6.7 बिलियन था। यानी अफगानिस्तान ने इतने टायर मंगवाए थे जहां पर उतनी गाड़ियां नहीं थी, अफगानिस्तान ने इतनी टीवी सेट मंगवाए थे जहां पर अफगानिस्तान को बुनियादी तौर पर उतने घर नहीं थे, उतने चॉकलेट मंगवाए थे कि जितने बच्चे नहीं थे। तो कहा जाता है कि पूरा जो ट्रांजिट ट्रेड का सामान था ये वापस पाकिस्तान आता था और सिर्फ 22-23 के पाकिस्तान का ख्याल था कि तकरीबन पाकिस्तान को 800 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि बेसिकली वो ट्रांजिट ट्रेड में उसका टैक्स नहीं होता और पाकिस्तान को टैक्स की अदायगी नहीं हुई। ये बुनियादी मसला था कि जिसकी वजह से 225 आइटम्स पर पाबंदी आई थी। लेकिन साथ ही अफगानिस्तान के साथ हमारा एक बायलैटरल ट्रेड भी है और बायलैटरल ट्रेड जो है उसमें पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल यानी 2024-25 में तकरीबन 1.5 अरब डॉलर जिसकी आप बात कर रहे हैं ना लिहाज भाई, जिस तरह आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान को 3-4 खरब कोई नुकसान पहुंचता है हर साल इस सारे जो स्मगलिंग है और जो अफगान ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग होती है। बिल्कुल, मैंने जिक्र किया बलोच साहब की पूरा जिक्र मैंने किया कि 225 आइटम्स थे, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के थ्रू अफगान ट्रांजिट ट्रेड था जो 2023 जून तक था, उसके बाद उसमें तकरीबन आप कह सकते हैं 80% कमी आई है ट्रांजिट ट्रेड की वॉल्यूम में। वो बुनियादी तौर पर बंदर अब्बास और वहीं से होती है और पाकिस्तान को इससे कम का कम नुकसान हो रहा है जो माजी में पाकिस्तान को हो रहा था। लेकिन जो बायलैटरल ट्रेड है जिसको हम दो तरफा तिजारत कहते हैं, उस दो तरफा तिजारत में पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करता है, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, इसके अलावा बांग्लादेश के साथ उनकी ट्रेड सरप्लस है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और पाकिस्तान की उन ममालिक के साथ इंपोर्ट्स कम है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से तकरीबन जब 70-80% मिलियन डॉलर जो है वो सामान मंगाया है, लेकिन अफगानिस्तान को जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो तकरीबन 1.5 अरब डॉलर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपने जिक्र किया बलूच साहब, 11 अक्टूबर को सानहा पेश आया था, बॉर्डर पर तकरीबन 7 मुकामात पर क्लैशेस हुए थे और 12 अक्टूबर से बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद है। 5 मुकामात पर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ट्रेड होती है, तोरखम, खरलाची, अंगूरड़ा, गुलाम खान और चमन, इन 5 मुकामात पर ट्रेड होती है और ये 5 मुकामात इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। लेकिन आप समझते हैं कि जो रूट अब इख्तियार किए जाएंगे, अगर ये उनकी जो टॉक्स हैं कामयाब होती हैं और इंडिया के साथ या ईरान के साथ, तो उसमें तो कहीं दिन जो है वो लगेंगे, वहाँ से चीज़ें आती होंगी और पाकिस्तान तो चाहता है कि जो है वो ये किस्सा ही ख़त्म हो, अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में जो स्मगलिंग होती है, जो दहशतगर्दी होती है, जो लूटमार होती है, उसका मुकम्मल खत्म हो। बलोच साहब, फिक्र उन लोगों को होती है जो इलेक्शन लड़के आते हैं, और फिक्र उन लोगों को होती है जिन्हें अपनी आवाम की फिक्र होती है कि मैंने दोबारा इनसे मिलने के लिए जाना है।
क्या आप समझते हैं कि उस वक्त जो अफगान हुक्मरान है अफगान तालिबान की शक्ल में, क्या उन्हें अफगान अवाम की कोई फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है। तो जब फिक्र नहीं होती, बलोच साहब, मेरी सहाफत और आपकी सहाफत शायद इसी में गुजरी है कि बुनियादी तौर पर सियासी लोगों से सबसे ज्यादा मुतालबात की जाते हैं, कैसा क्यों किया जाता है, और कि अगले दिन कोशिश थी कि रास्ते को खोल दे, इस तरह की किया जाए। कि जो 12 अक्टूबर से रूट बंद है, आपने अफगान तालिबान के रवैये में कोई लचक देखी है? फॉर एग्जाम्पल वो देखिए, अभी तक इंडिया जो था वो रोज अव्वल से अफगान तालिबान के खिलाफ एक बयानिया बयान शुरू कर रखा था, और उनकी जो अजीजी साहब है वो जाते हैं, जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो जाते हैं, और दिल्ली में उनको बड़ा वार्म वेलकम किया जाता है, और उनके साथ जो ट्रेड होती है वो भी हवाई जहाज की थ्रू होती है। तो मुझे बताया जाए बलोच साहब के एक कंटेनर में जितना सामान आता है हवाई जहाज में नहीं आता। आ सकता है। और सर ये वही इंडिया है ना लिहाज भाई, ये वही इंडिया, आप वाली बात के इससे पहले जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो एक लॉबिंग की जा रही थी, एक नैरेटिव बन रहा था, उनकी जो जालमाना इक़दाम हैं उसकी जो इंडिया खुद जो है उसके खिलाफ जा रहा था, और अब वही अफगानिस्तान जो है इंडिया की गोद में बैठ के कैश पे काम कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। एग्जैक्टली। और साथ ही जो आपने जिक्र किया ईरान की 2 जो पोर्ट्स है, जिसमें एक बंदर अब्बास और एक दूसरी है, उनके जरिए ट्रेड अफगानिस्तान को बड़ी मुश्किल पड़ती है। मुझे यहाँ पर जो FBI ने बताया था कि अगर ₹1 अफगानिस्तान तक एक कंटेनर के पहुंचने पर लगते हैं, तो ईरान में ये वाला खर्चा जो है, अगर ये ईरान वाला रूट इस्तेमाल करेंगे तो ईरानी रूट पर ये खर्चा तकरीबन $6 से ₹7 तक का होगा। तब आप $2500 का तखमीना है लिहाज भाई, $2500 जो है वो इजाफी लग रहे हैं उस पे, एक कंटेनर पे। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लें कि इस पे पाकिस्तान का जो है वो उससे सस्ता तरीन रूट था। इसी वजह से इस पूरी चीज में जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है वो अफगान अवाम मुतासिर हुई। लेकिन बलूच साहब, ये भी एक हकीकत है कि आपने देखा होगा कि चमन बॉर्डर पर, इसके अलावा जो तुरहम बॉर्डर पर है, यहाँ पर होटल, पंचर वाला, इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर, ये सारे जो पाकिस्तानी होते हैं उसका काम भी रुका हुआ है। जी। और अफगान जो है वो अमूमी तौर पर उसको इस बात की फिक्र ही नहीं है। आपको पता है कि इस वक्त अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट का पीक सीजन है, यानी वो अंगूर एक्सपोर्ट करते हैं, वो सेब एक्सपोर्ट करते हैं, वो अनार एक्सपोर्ट करते हैं। ये बुनियादी तौर पर उसकी मेन एक्सपोर्ट्स है। इसके अलावा मदनियात भी है। मुझे सिंपल बताया जाए, 12 अक्टूबर से लेकर इस वक्त तक जो नवंबर है, मुझे बताया जाए कि उसकी एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। हालांकि वो हमें ताने देने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे बताया जाए कि वो अनार जो यहाँ पर तकरीबन 300 से 400 रुपए में मिलता था, अफगानिया में कहते हैं जी हम देखो 50 रुपए में कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है लिहाज अली, वही आपकी बात ठीक है कि अभी सीजन है उनका अंगूर का, सेब का, अनार का, लेकिन वो तमाम फसलें, वो तमाम फल जो है ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि अफगान हुकूमत जो है उसे अपनी अवाम का ख्याल नहीं है, अफगान हुकूमत को जो है अपने मुल्क का ख्याल नहीं है, लेकिन जो है वो अफगान ट्रांजिट के जरिए जो स्मगलिंग थी, जो कारोबार था, वो बंद हो चुका है। ये था आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।